प्यारे बच्चों, आज का विषय है प्राचीन भारतीय शिक्षा, वैदिक शिक्षा। प्राचीन काल भारत में शिक्षा से क्या आशय है? वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य एवं आदर्शों को स्पष्ट कीजिए। प्राचीन कालीन भारत में शिक्षा से आशय। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार वेद थे। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेदिक काल से हुआ और बौद्ध काल के प्रारंभ होने तक इसी शिक्षा का प्रचलन रहा। कुछ लोग वैदिक काल को अनेक उपकालों में विभाजित करते हैं। वैदिक काल का समय लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 6 ईस्वी पूर्व तक का है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद आर्यों की सांस्कृतिक नीति है। वेद चार प्रकार के हैं। वे चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। वैदिक कालीन शिक्षा का मूलाधार वेद ही रहे हैं। इस काल की शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता है, यानी गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे। वैदिक काल में भारतीय शिक्षा पर्याप्त विकसित एवं व्यवस्थित थी। इस काल में विश्व के अन्य देशों में शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था का प्रायः अभाव ही था। वैदिक काल में भारतीय समाज में शिक्षा को विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता था। वैदिक शिक्षा मनुष्यों ने स्पष्ट किया कि शिक्षा ही व्यक्ति के लिए प्रकाश का स्रोत, अंतर्दृष्टि तथा अंतर्जीवित प्रदान करने वाला ज्ञान चक्षु तथा तृतीय नेतृत्व है। शिक्षा ही व्यक्ति के समस्त संशयों को दूर करती है तथा जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं के निवारण में सहायक होती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति बुद्धि, विवेक तथा कुशलता प्राप्त करता है। शिक्षा ही व्यक्ति के वास्तविक शक्ति का स्रोत है। शिक्षा ही व्यक्ति को सुख, आनंद, यश एवं समृद्धि प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीवन के यथार्थ महत्व को समझ पाता है। शिक्षा ही व्यक्ति को भवसागर से पार उतारने तथा मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। वैदिक ग्रंथ में कहा गया है कि शिक्षा व्यक्ति के लिए कामधेनु या कल्पतरु के समान है, अर्थात शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसका सर्वांगीण विकास होता है। वैदिक शिक्षा की संस्कृत महत्व को प्रोफेसर अल्तेकर ने शब्दों में स्पष्ट किया है। शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता है और उसे उत्कृष्ट बनाता है। वैदिककालीन शिक्षा का अर्थ। वैदिक काल में शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती थी, किंतु औपचारिक शिक्षा से आशय था ब्रह्मचर्य आश्रम में होने वाली शैक्षिक गतिविधियां। इस आश्रम काल में छात्र गुरुकुल में रहकर गुरु के चरणों में शिक्षा प्राप्त करता था और भिक्षा लाकर गुरु को देता था। शिक्षा न तो केवल पुस्तकीय ज्ञान थी और न ही जीविकोपार्जन का साधन, वरन यह प्रकाश का स्रोत, ज्ञान चक्षु तथा बुद्धिमयी तथा अंतर्ज्योति के रूप में स्वीकार की जाती थी। यह व्यक्ति को सांसारिक सुख देकर मोक्ष प्राप्ति तक ले जाने वाले साधन माने जाते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षाओं के उद्देश्य एवं आदर्श। किसी भी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते समय उसके द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों का विवेचन करना नितांत आवश्यक होता है। शिक्षा को अनिवार्य रूप से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर भाटिया ने कहा है, ज्ञान के वास्तविक उद्देश्य को जाने बिना एक शिक्षा उस नाव के समान है जिससे अपने लक्ष्य या दिशा का आभास नहीं होता है, और बालक उस नाव के समान है जो तट से कहीं भटक जाने वाली है। जहाँ तक प्राचीन अथवा वैदिक शिक्षा का प्रश्न है, उसके उद्देश्य एवं आदर्श स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित तथा निश्चित थे। निश्चित उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का परिचालन किया जाता था। शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों का निर्धारण जीवन के प्रति दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में ही होता है। प्राचीन काल में भारतीय जीवन आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख था तथा जीवन के समस्त क्रियाकलाप आध्यात्मिकता से ही प्रेरित एवं निर्देशित थे। इस स्थिति में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों पर भी आध्यात्मिकता की का छाप होना नितांत स्वाभाविक ही था। इस विषय में राधा कुमुद मुखर्जी का कथन उल्लेखनीय है। आदिकाल से ही भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं, अभित धर्म के लिए प्राप्त की जाती है। यह मुक्ति और
आत्मशोध का साधन थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। प्राचीन काल में भारतीय समाज में समस्त गुरुजन अथवा शिक्षक विद्या या विमुक्ति के आदर्श को ध्यान में रखते हुए अपने शिष्यों के अभीष्ट विकास के लिए प्रयास करते थे। शिक्षा के इसी परम आदर्श को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता था। डॉक्टर अल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों का स्पष्टीकरण इन शब्दों में किया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, ज्ञान तथा अनुभव की प्राथमिकता। प्राचीन काल में शिक्षा की प्रक्रिया का एक मुख्यतम उद्देश्य छात्र तथा ज्ञान एवं अनुभव की अर्जित करना था। उस काल में ना तो आज के युग के समान परीक्षा प्रणाली का प्रचलन था और ना ही अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र प्रदान करने का कोई निश्चित व्यवस्था थी। सामान्य रूप से छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को ही उनकी योग्यता का मापदंड स्वीकार किया जाता था तथा छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को प्रमाणित करने का कार्य विद्वानों द्वारा किया जाता था। वे शास्त्र के माध्यम से छात्रों की योग्यता की जांच करते थे। छांदोग्य उपनिषद में एक विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया कि श्वेतकेतु तथा कमला ने निरंतर 12 वर्ष तक अध्ययन किया पर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित ही रहना पड़ा। इस विवरण द्वारा स्पष्ट होता है कि उस काल में शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श अध्ययन, मनन, स्मरण में स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को आत्मसात करना था, न कि केवल तथ्यों को रट लेना। इसी तथ्य को डॉक्टर मुखर्जी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है, शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। दूसरा उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्तियों का निरोध। प्राचीन काल में शिक्षा आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख थी अतः उस काल में शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों की चित्तवृत्तियों का निरोध भी था। इस तथ्य को डॉक्टर मुखर्जी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है, शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था जिसके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था। वास्तव में भारतीय समाज की मान्यता थी कि शरीर की अपेक्षा आत्मा का अधिक महत्व है। आत्मा को अनश्वर माना जाता था जबकि शरीर नश्वर है। इस स्थिति में आत्मा के विकास एवं उत्थान को प्राथमिकता दी जाती थी तथा उसके लिए जप, तप एवं योग आदि उपायों को अपनाया जाता था। इन उपायों की अभिसफलता के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध तथा साथ ही साथ मन पर नियंत्रण आवश्यक था। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए शिक्षा के माध्यम से छात्रों को चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। शिक्षा के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास मन को इधर-उधर भटकने से रोकती थी तथा जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती थी। नंबर तीसरा, ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता के प्रति उन्मुख करना। प्राचीन काल की शिक्षा धर्म केंद्रित थी और उस काल में की शिक्षा का एक स्वीकृत उद्देश्य छात्रों को ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता के प्रति उन्मुख करना भी था। शिक्षा के इस उद्देश्य का निर्धारण भी जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति की पृष्ठभूमि में किया गया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता को की भावना से परिपूर्ण होना नितांत आवश्यक था। अतः शिक्षा के इन कारकों का समावेश किया जाता था। छात्रों को ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता के प्रति उन्मुख करने की दृष्टि से व्रत, यज्ञ, उपासना तथा धार्मिक उत्सवों एवं समारोह में भाग लेना अनिवार्य था। प्राचीन कालीन शिक्षा के इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अल्तेकर का प्रस्तुत कथन उल्लेखनीय है। सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। शिक्षा का उद्देश्य चौथा, छात्रों के चरित्र का निर्माण। प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करते हुए डॉक्टर वेद मित्र का कथन है, छात्रों के चरित्र का निर्माण शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। वास्तव में प्राचीन काल में चरित्र निर्माण को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। चरित्र विहीन पंडित का समाज में कोई सम्मान नहीं था। इस तथ्य को स्मृतिकार महर्षि मनु ने
इन शब्दों में स्पष्ट किया है। केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, परंतु चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल में शिक्षा का एक मुख्य उत्तम उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जहाँ एक ओर गुरुकुल एवं गुरु आश्रम के वातावरण को उत्तम एवं अनुकरणीय बनाया जाता था, वहीं साथ ही गुरु द्वारा छात्रों को निरंतर सदाचार के उपदेश दिए जाते थे तथा महापुरुषों की अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे। छात्रों को महान विभूति के आदर्शों से भी अवगत कराया जाता था। पांचवा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास। प्राचीन काल तथा वैदिक काल में भारतीय शिक्षा का एक अन्य स्वीकृत उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी था। शिक्षा के इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्राचीन शिक्षा विचारक या ऋषि मुनि मानव मनोविज्ञान से भलीभांति परिचित थे। छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए गुरुजनों द्वारा छात्रों को आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों के अधिक से अधिक विकास के लिए शिक्षित एवं प्रेरित किया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक विवेक, न्याय तथा निष्पक्षता जैसी क्षमताओं के विकास के लिए प्रयास किए जाते थे। इसके लिए विभिन्न गोष्ठियों तथा वाद विवाद सभाओं का आयोजन किया जाता था। छठा उद्देश्य था सामाजिक तथा नागरिक कर्तव्यों के पालन की भावना का विकास। प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों को भी विशेष महत्व दिया जाता। प्रत्येक व्यक्ति को इन कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना पड़ता था। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राचीन शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों से सामाजिक तथा नागरिक कर्तव्य के पालन की भावना का विकास भी निर्धारित किया गया है। छात्रों को सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए शैक्षिक काल में गुरुजन छात्रों को संबंधित उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार के उपदेशों में प्रमुख थे अतिथि का सत्कार करना चाहिए, तीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, समाज में अन्य लोगों के प्रति निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार के सामाजिक कर्तव्यों के अतिरिक्त पारिवारिक सदस्य के प्रति कर्तव्यों का भी उपदेश दिया जाता था। परिवार में व्यक्ति को पुत्र, पति एवं पिता के रूप में निर्धारित कर्तव्यों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। नंबर 7 उद्देश्य था छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास। प्राचीन भारतीय शिक्षा की उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है, शिक्षा पूर्णतः सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी और किसी शिल्प से संबद्ध थी। वास्तव में उस काल में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास करना भी था। प्राचीन काल में यह स्वीकार किया जाता था कि शिक्षा केवल मानसिक विकास का साधन ही नहीं है, बल्कि शिक्षा अर्जित करके व्यक्ति में सम्मानपूर्वक अपने तथा अपने परिवार की जीविकोपार्जन की योग्यता का भी विकास होना चाहिए। सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन से ही परिवार के सुख एवं समन्वय में वृद्धि होते हैं। इसी तथ्य को स्वीकार करके ही प्राचीन काल शिक्षा में उद्योग तथा व्यवसाय संबंधी शिक्षा का भी समावेश किया गया था। राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार संबंधी उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य ही प्राचीन भारतीय समाज विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक उन्नत था। भारतीय वैदिक समाज को अपनी संस्कृति पर गर्व था। इस स्थिति में भारतीय समाज का अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार के प्रति जागरूक होना स्वाभाविक ही था। इसलिए प्राचीन भारतीय शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य में राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार को भी सम्मिलित किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक परिवार में बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय का शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार पारिवारिक परीक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षण प्राप्त होता था तथा उसका निरंतर प्रसार भी होता था। उपयुक्त से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में विभिन्न उद्देश्यों को मान्यता प्रदान की गई थी। शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए जो व्यक्ति के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन को उन्नत बनाने में सहायक हो सके। यही कारण था कि संपूर्ण विश्व के शिक्षा शास्त्रियों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा की है।